हेलो स्टूडेंट, निशांत क्लासेस की ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मानव तंत्र की जो पाचन क्रिया की क्रियाविधि है उसका दूसरा चरण डाइजेशन यानी पाचन का अध्ययन कर लिया था। अब भोजन जो है वो छोटी आंत्र के ड्यूोडेनम भाग में आकर उसका संपूर्ण पाचन हो गया था। अब उस संपूर्ण पचित भोजन का जो है वो अवशोषण किया जाएगा, जिसका उपयोग हमारी कोशिकाएं जितनी भी जैविक क्रियाएं उनको करने में करेंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि भोजन का संपूर्ण पाचन जो है वो छोटे आंत के ड्यूोडेनम यानी ग्रहणी भाग में होता है। उसी प्रकार आज हम लोग तीसरा चरण लेंगे जिसे बोलते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अब छोटी आंत की ग्रहणी में संपूर्ण पाचन होने के बाद छोटी आंत के जेजुनम और इलियम वाले भाग में यानी अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत वाले भाग में भोजन का अवशोषण किया जाएगा। इसका मतलब है कि छोटी आंत्र के जेजुनम और इलियम वाले भाग में ही भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो आइए दूसरा चरण स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। जैसा कि डुओडेनम या ग्रहणी में संपूर्ण भोजन का पाचन हो गया था, यानी कि हमारे भोजन में जो मुख्य अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी कि वसा, इन तीनों अवयवों का संपूर्ण पाचन यहाँ पर डुओडेनम में हो गया था। और देखिए यहाँ पर उनका पाचन होने के बाद क्या क्या उत्पाद बने थे। कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन होने के बाद मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बचता है। उसके बाद प्रोटीन का संपूर्ण पाचन जो है वो अमीनो एसिड में हो जाता है और फैट यानी वसा का संपूर्ण पाचन होकर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड बनते हैं। अब इन अवयवों का क्या होगा, क्योंकि ये सबसे छोटे अवयव होते हैं इनके, तो इनका अवशोषण किया जाएगा और कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाएगा जहां पर इनका जैविक क्रियाओं में उपयोग हो सके। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों अवयवों में से कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये आहार नाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ी, हमें पता है कि एक नलिकाकार संरचना होती है, ये नलिकाकार संरचना है। ये है आहार नाल यानी कि छोटी आंत्र की जो संरचना है वो है, क्योंकि मैंने बताया है कि अवशोषण जो है वो छोटी आंत के जेजुनम और इलियम वाले भाग में ही होता है। तो यह वहां पर के खाना उपस्थित है जिसमें है कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, वो मान लीजिए आहार नाल के अंदर उपस्थित है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आंत्र के अंदर जब पाचन होता है तो वहां पर जब हम लोग ने आहार नाल की संरचना पढ़ी थी तो वहां पर मैंने छोटी आंत्र की आंत्र भित्ति जो है उसकी संरचना बताई थी। क्योंकि यहाँ पर जब अवशोषण होगा तो छोटे आंत्र की जो आंतरिक भित्ति होती है, इसमें जो विलाई यानी कि रसांकुर होते हैं उनमें उपस्थित ऊपर की साइड जो माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर होते हैं उनके द्वारा आहार नाल में उपस्थित भोजन का अवशोषण किया जाता है। एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, ये छोटी आंत्र के क्षुद्रांत का डायग्राम है इलियम का, जिसमें 4 स्तर पाए गए थे, सिरोसा, फिर अनुदैर्ध्य पेशी स्तर जिसको मस्कुलर लेयर बोलते हैं, फिर सब म्यूकोसा यानी अधश्लेष्मिका, फिर म्यूकोसा यानी श्लेष्मीय पेशी स्तर। यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर अधश्लेष्मिका के अंदर ही जो है वो लसिका वाहिनियां या लसिका, लिम्फेटिक वेसल और ब्लड वेसल्स उपस्थित होती हैं, यानी कि रक्त केशिका और लसिका केशिकाएं। इनमें से ही कुछ रक्त केशिका, लसिका केशिकाएं यहाँ से ऊपर उठकर इन रसांकुरों में आ जाती है। म्यूकोसा यानी कि जो सबसे आंतरिक स्तर होता है आंतरिक भित्ति का, जिसके अंदर इसकी सतही उपकला इस तरह से अंतर धंसकर इस प्रकार की अंगुली नुमा संरचना बना लेती है, जिनको मैंने बोला था रसांकुर या विलाई। इन रसांकुरों को ऊपर देखिए बालनुमा संरचना देख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं सूक्ष्मांकुर या माइक्रो विलाई। इन्हीं के द्वारा जो आंतरिक भित्ति है वो भोजन का अवशोषण करती है, जो कि मैंने वहां पर अभी डायग्राम में बताया था। ये देखिए, मान लीजिए कि ये है वो रसांकुर, अंगुलीनुमा प्रवर्ध और इनकी कोशिकाओं के ऊपर ये माइक्रो विलाई या सूक्ष्मांकुर होते हैं। तो सूक्ष्मांकुर क्या करेंगे, जो हमारा भोजन होता है उनका अवशोषण करके और इन विलाई या रसांकुरों में उपस्थित जो लिम्फेटिक वेसल है यानी कि लसिका केशिकाएं हैं उनको यह ट्रांसफर या अभिगमन कर दिया जाएगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के पहले अवयव जो लास्ट में बचा था वो है ग्लूकोज। इसका जो आहार नाल में उपस्थित है तो इसका अवशोषण जो है
आंतरिक भित्ति द्वारा जब होता है तो यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन किया जाता है, यानी कि सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर इसके अवशोषण के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब ये इन माइक्रोविलाई द्वारा अवशोषित करके फिर यहां से लिम्फेटिक वेसल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसकी जो ये दिख रही है, ये इसकी जो भित्ति है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होके वो इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ग्लूकोज अंदर जाएगा। तो यहां पर देखिए किस तरह से जाता है, इसके लिए एटीपी की आवश्यकता किस प्रकार होती है वो हमें एक बार दूसरे डायग्राम में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना है। इसी के अंदर कुछ प्रोटीन होती है जो कि इनके अवशोषण के लिए यहाँ पर आवश्यक होती है। आइए दूसरे डायग्राम में इस लिम्फेटिक वेसल की, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना देखते हैं। इस वाले डायग्राम को थोड़ा ढंग से समझना। इसको मान लेते हैं हम लोग आहार नाल, बाहर वाला भाग, और आहार नाल के अंदर ही फिर विलाई के अंदर जो है वो लिम्फेटिक वेसल थी, और फिर मैंने वो बताई थी कि लिम्फेटिक वेसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर आहार नाल है, और आहार नाल के अंदर यहां पर विलाई के अंदर यह लिम्फेटिक वेसल है, जिसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने इतना बड़ा बता रखा है ताकि इसकी संरचना का आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिम्फेटिक वेसल की, इसके अंदर ये सोडियम अभिगमन चैनल यहां पर उपस्थित होता है। इसको सोडियम अभिगमन चैनल या पंप भी कहा जाता है। तो यहां आहार नाल में उपस्थित जो भोजन था, कार्बोहाइड्रेट का अवयव जो बचा था वो है ग्लूकोज। तो यहां पर ग्लूकोज के बहुत सारे अणु उपस्थित होते हैं। इन ग्लूकोज का डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लिम्फेटिक वेसल के अंदर नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। उसमें क्या करता है कि जितने भी ग्लूकोज अणु है उनके लिए सोडियम अणुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्लूकोज अणु इन सोडियम अणुओं के साथ ही बंध बनाकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस पंप के द्वारा अंदर की ओर जाते हैं। इसीलिए यहां पर सोडियम अणुओं की आवश्यकता बहुत ज्यादा अधिक होती है। जितने ग्लूकोज के अणु होंगे उतने ही सोडियम अणुओं की आवश्यकता हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये लिम्फेटिक वेसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये यहां पर इसके अंदर रक्त होगा। तो रक्त में उपस्थित सोडियम आयन को यहां पर ग्लूकोज के आयन के बराबर इनका मॉलिक्यूल चाहिए आहार नाल के अंदर। तो यहां से सोडियम जो आयन है, इन सोडियम आयनों को इस सोडियम पंप के द्वारा आहार नाल के अंदर ले जाया जाएगा। इस प्रोटीन पंप के अंदर सोडियम आयन के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। जैसे ही ये सोडियम आयन यहां पर जुड़ेंगे, दूसरे डायग्राम में बताता हूं मैं, ये वो सोडियम प्रोटीन मान लो पंप जिसको बोलते हैं, जिससे सोडियम जाएगा उधर। तो ये इसकी एक्टिव साइड होती है। देखो यहां पर सोडियम के लिए और पोटेशियम आयन के लिए एक्टिव साइड होती है। तो सोडियम आयन जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो रक्त है वहां से इस सोडियम पंप की एक्टिव साइड पर जुड़ेगा। एक प्रोटीन होती है जिसको पंप बोल रहे हैं हम लोग। तो यहां पर सोडियम आयन जैसे ही जुड़ा तो इसकी संरचना में एक परिवर्तन होता है। तो ये ब्लड वेसल के अंदर खुली हुई है, तो सोडियम आयन यहां आ गया। अब इसको ले जाना का है आहार नाल के अंदर। तो यहां पर अब इनमें संरचना में परिवर्तन होगा, यानी इधर से तो ये बंद हो जाएगी और इधर से खुल जाएगी। तो आहार नाल से अब सोडियम आयन किधर रक्त केशिका के अंदर से या लिम्फेटिक वेसल के अंदर से प्लाज्मा सोडियम आयन इधर की ओर आहार नाल में आ जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर आयनों का बैलेंस करना होता है, यहाँ पर सोडियम आयन आगे, तो यहाँ पर आयन की कमी होगी पॉजिटिव आयन की। तो यहाँ पर उपस्थित जो पोटेशियम आयन है अब उनको आहार नाल से रक्त के अंदर भेज दिया जाएगा, क्योंकि आयनिक बैलेंस करना हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आहार नाल में सोडियम आयन की उपस्थिति आ गई, तो यहाँ से पोटेशियम आयन को इधर भेजा जाएगा आयन बैलेंस के लिए। तो पोटेशियम आयन इसके ऊपर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये देखिए पोटेशियम आयन, क्योंकि अभी ये चैनल खुला हुआ है इधर, तो ये पोटेशियम आयन यहाँ पर जुड़ गए। एक चीज याद रखना कि जब सोडियम आयन जुड़े थे यहाँ पर, तो उस टाइम जो है एटीपी का जल अपघटन होता है, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पर जल की एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जल अपघटन होगा, जिससे इनऑर्गेनिक फास्फेट बनता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट। और इनऑर्गेनिक फास्फेट इस प्रोटीन चैनल पर आकर जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी संरचना में परिवर्तन होता है और ये खुल जाते हैं और सोडियम आयन आहार नाल के अंदर चला जाता है। अब पोटेशियम आयन इस पर जुड़ेंगे, इसकी संरचना में वापस परिवर्तन होगा और ये अंदर की ओर खुल जाएंगे। पोटेशियम आयन आहार नाल से
जो लिम्फेटिक वेसल थी इसके रक्त के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार सोडियम तो रक्त से आहार नाल में चले गए और आहार नाल से पोटेशियम आयन रक्त के अंदर आ गए, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर सोडियम आयन जितने ग्लूकोज अणु होंगे, जितने भी ग्लूकोज अणु होंगे, उन प्रत्येक अणु के लिए जितने सोडियम अणु चाहिए बंद बनाने के लिए उतने यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ से पोटेशियम आयन इधर आ जाएंगे रक्त के अंदर। तो इस प्रकार पोटेशियम आयन अब आ गए आहार नाल के अंदर। तो आहार नाल के अंदर आने के बाद आहार नाल में जो सोडियम आयन है वो सोडियम आयन प्रत्येक ग्लूकोज अणु के साथ बंद बनाएंगे, ये इस तरह से बंद बना लिया। और सोडियम आयन इस एक्टिव साइट पर जुड़कर जो प्रोटीन है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होता है, जिसे कि सोडियम पंप कहा जाता है। एक प्रोटीन होती है जिसमें एक्टिव साइट होती है सोडियम आयन के लिए। तो सोडियम आयन ग्लूकोज अणु के साथ बंद बनाकर और इस चैनल या पंप के द्वारा किधर आ गया, रक्त केशिका यानी लिम्फेटिक वेसल के रक्त के अंदर आ जाता है। तो वो लिम्फेटिक वेसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित सोडियम पंप होते हैं उनके द्वारा अब सोडियम आयन इन ग्लूकोज को अंदर लिम्फेटिक वेसल के रक्त में ले आते हैं। तो इस प्रकार एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा क्योंकि शुरू में जो सोडियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन जो थी, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो थी वो लिम्फेटिक वेसल के रक्त के अंदर कम होती है ना। तो कम से अधिक की ओर ले जा रहे थे आहार नाल में उपस्थित ग्लूकोज अणुओं के पास। तो कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए इनको एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर एटीपी टूटता है जब इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पर आकर जुड़ा था। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के अणु के लिए सोडियम आयन लाना पड़ा था। तो सोडियम आयन को अगेंस्ट कंसंट्रेशन लाना पड़ा था, छोटी से मतलब कम से अधिक की ओर। तो एटीपी की जरूरत पड़ी थी और एटीपी की आवश्यकता पड़ने की वजह से इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। तो इस प्रकार आहार नाल में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पहला कंटेंट ग्लूकोज जो है आंतरिक भित्ति के माइक्रोविलाई के द्वारा होता हुआ जो लिम्फेटिक वेसल है लसिका केशिका, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित सोडियम पंप के द्वारा होते हुए लसिका केशिका के रक्त के अंदर ग्लूकोज आ जाता है। और यहाँ पर लसिका कोशिका जो है वो संवहन तंत्र के साथ जुड़ी होती है, जो कि यहाँ से इस ग्लूकोज अणु को वहां पर रक्त केशिका के अंदर रक्त में छोड़ देते हैं और रक्त के द्वारा जहां पर भी उसकी आवश्यकता होती है पूरे शरीर में वहां पर पहुंचा दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज का है जो है वो यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट या अवशोषण पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट की जो अवशोषण होता है वो पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।